नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर रॉयल में। एग्जामिनेशन की कड़ी में आज मैं आप लोगों के सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉडर्न हिस्ट्री लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए खास करके इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम हो या सीडीपीओ का, देखने को मिला है कि 35 प्लस क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ही होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट में पूछे जाते हैं। तो 35 प्लस बहुत बड़ी नंबर होती है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग ध्यान पूर्वक देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कहीं और आपको एनालिसिस नहीं मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन पे फुल एक्सप्लेनेशन और कंफ्यूजन जहां जहां बच्चों को होता है, उस पर फुल डिटेल एनालिसिस आपको हमारे ही चैनल स्टडी फॉर रॉयल पे मिलेगा। इसलिए कहा गया है, हमारा चैनल का टैगलाइन भी है, रिजल्ट भी दे उसी का साथ जो हो स्टडी फॉर रॉयल के साथ। तो चलिए दोस्तों, जिस सीरीज का आप लोग का बेसब्री से इंतजार था, वो मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीवियस क्वेश्चन आ गया हूं मैं लेकर। तो पहला क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्मीडा। तो इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। इसका पूरा नाम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब शांत जल की नीति लाया था। अगर पूछ दे कि प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति कौन था जो समुद्री रास्ते से भारत में आया था, तो वो थे वास्को डिगामा। कब आए थे? तो 1498 में वो आए थे। लेकिन अगर पूरा पूछा जाए कि कितना बार आए थे, तो टोटल 3 बार आए थे। 2 बार आए थे एक बिजनेसमैन बन के, और 1 बार आए थे ये खुद वायसराय बन के। तो पहला बार आए 1498 में, दूसरा बार जो आए ये 1502 ईस्वी में आए, और तीसरा बार जो आए 1524 में, जो ये वायसराय बन के आए थे पुर्तगाली का, और इसी समय इनका देहांत हो गया था। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट था दोस्तों वास्को डिगामा के बारे में। तो हमने बताया इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी। तो एक बात और आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए, अगर ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि पुर्तगाली उपनिवेश ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोली, तो प्रथम फैक्ट्री खोला था 1503 में, और उस जगह का नाम था कोच्चिन। कोच्चिन जो जगह था, वहीं पर इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री खोली थी। एक क्वेश्चन और हमेशा पूछता है कि सबसे पहले कौन आया और सबसे बाद में कौन आया। तो इसका भी आप लोग ट्रिक याद रख लीजिए। सबसे पहले पी से पुर्तगाल आया, सेकेंड डी आया जिसको डच कहते हैं, फिर तीसरा में आया इंग्लैंड मतलब अंग्रेज, चौथा में फिर डेन आया, और लास्ट में आया फ्रांस। तो ये भी बहुत क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है हर एग्जाम में। एक एक्स्ट्रा फैक्ट और जान लीजिए कि अगर पूछेगा कि सबसे पहले कौन आया, तो पुर्तगाली है, और सबसे बाद में कौन गया, तो भी पुर्तगाली ही होगा। तो चलिए हम लोग अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका सही आंसर है पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका बारे में एक कहानी जान लीजिए कि ये लोग बहुत दिन से भारत में था, व्यापार करता था, तो इन लोग का उत्पात बहुत बढ़ गया था। तो शाहजहां जो मुगल बादशाह थे, उनसे उन्होंने इन लोग को सबक सिखाया था और इन्हें हराया था। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकिंस, ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए कि 2 बार विदेशी व्यापार की इच्छा लेकर यहाँ पर आए थे। पहला का नाम है हॉकिंस जो आया था, और दूसरा का नाम है टॉमस रो। ठीक है, हॉकिंस पहले आए थे, टॉमस रो दोबारा आए थे दूसरा बार में। तो बोलता है कि एक क्वेश्चन आता है कि जेम्स प्रथम का दूत बन के कौन आया था? तो ये अगर पूछ दे जेम्स प्रथम का दूत मतलब जेम्स प्रथम का बात को लेकर कौन आया था, तो वो टॉमस रो हो जाएंगे। ठीक है सर, टॉमस रो हो जाएंगे। लेकिन अगर पूछ दे कंपनी का के तरफ से कौन आया था, मतलब जेम्स प्रथम का पत्र लेकर कौन आया था, दूत बन के नहीं आया था। जेम्स प्रथम का ये पत्र लेकर आया था, कंपनी का ये दूत बन के आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वो हो जाएगा हॉकिंस।
ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जो आए थे विलियम हॉकिंस, कब आए थे? तो एक इसका आंसर हो जाएगा 1608 में आए थे, सूरत में आए थे। तो कहा जाता है कि 1608 में जब जहांगीर इसे मिला था तो इस जहांगीर ने इसे 400 का मनसबदारी दिया था, 400 का मनसबदारी दिया था और फिरंगी खां तथा इंग्लिश खां की उपाधि से इसे सुशोभित किया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो ये जरा सा मिस प्रिंटिंग ही है, जैसे 12 कहीं लिखता है, कहीं 13 भी लिखता है, तो इसके बारे में जान लीजिएगा। सही आंसर होगा सूरत। तो कहता है क्या कि देखिए फैक्ट्री और एक होता है व्यापारिक कोठी, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर पूछेगा कि अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो आपको बोलना 1613 में सूरत में स्थापित की फैक्ट्री। लेकिन अगर पूछ दे कि व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की, तो मुसलीपट्टनम हो जाएगा, तो वो 1611 में किया गया था और अस्थायी रूप से सूरत में 1613 में, और 1608 में अस्थायी रूप से सूरत में इस फैक्ट्री खोला था। चलिए नेक्स्ट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1632 में। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, जो एक्सप्लेनेशन दिया है इसका, कि बोलता है कि 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री का स्थापना का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, ये लिखा है, लेकिन बहुत सारे इसे बिहार लोक सेवा आयोग भी माना है कि 1632 में डच फैक्ट्री पटना में ही खुली थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण पूछ रहा है प्रथम का, तो इसका तत्कालीन कारण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया गया था। कहता है कि टोटल 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था, जिसका पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48, लिखा हुआ है आपको एक्सप्लेनेशन में। तो इसका जो मतलब हर युद्ध न कोई संधि से समाप्त होता है, तो इसका जो संधि था उस संधि का नाम था ला सापला की संधि, जो 1748 में हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया था, ठीक है। तो प्रथम युद्ध का एक अन्य नाम है, देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट दिया है इसमें खुद एक्सप्लेनेशन में, कि प्रथम युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? सेंट थोमे का युद्ध, ठीक है। और हम बता देते हैं कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध को क्या कहते हैं? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध को अंबुर का युद्ध कहते हैं। ये हुआ था 1749 से 54 के बीच में, और कहा जाता है कि इसका संधि जो हुआ था 1755 में, वो पौंडीचेरी की संधि के नाम से जाना जाता है। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपको 1756 से 63 में, और कहता है कि ये युद्ध जो है पेरिस के संधि के नाम से समाप्त हुआ था 1763 में, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिससे तृतीय कर्नाटक युद्ध को वांडीवास का भी युद्ध कहते हैं। कहेगा अगर वांडीवास का युद्ध कब शुरू हुआ, तो हो जाएगा 22 जनवरी 1760 में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। अब 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? अभी हमने बताया कि द्वितीय युद्ध जो हुआ था, तृतीय युद्ध, उसको वांडीवास का युद्ध कहा जाता है। तो इसमें बोलता है कि ए फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने, 8वां नंबर क्वेश्चन है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को सवालल्ली के स्थान पर हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट पे आते हैं 9th क्वेश्चन। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों के सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बंगाल नहीं मार दीजिएगा, बंगाल के अंतर्गत बिहार जरूर आता था, लेकिन बिहार ही इसका सही आंसर होगा। हमेशा पूछेगा इस तरह का क्वेश्चन तो बिहार ही इसका आंसर मारिएगा। नेक्स्ट, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए बिहार।
हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद रजा खान। तो आप लोग जान लीजिए कि जो इलाहाबाद की संधि जो हुआ था वो दो बार हुआ था, प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम संधि जो क्लाइव था वो किया था अवध के नवाब शुजा उदौला के साथ, जिसमें उसने बोला था, और उसमें मुगल सम्राट भी शामिल था, जिसमें मुगल सम्राट से वो उड़ीसा, बिहार और बंगाल की अस्थायी दीवानी मांग लिया था, और अवध के नवाब से कारा और इलाहाबाद मांग लिया था। उसके बदले उसको 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन भी देता था। मतलब मुगल सम्राट को 26 लाख वार्षिक पेंशन देता था, और इससे तो निजाम से तो 53 लाख रुपया बोला था कि व्यय के लिए देगी। मतलब एक तरह से कहिए कि इसको हड़प लिया था और इसका सारे राजस्व वाला अपने रखता था, इसका इसके उसके पास सिर्फ बस नाम का राजा ही सब बचा था। तो और दूसरा जो हुआ था वो 16 अगस्त 1765 में हुआ था दूसरा संधि। वो हुआ था भी शुजा उदौला अवध के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें 50 लाख का हर्जाना लिया गया था। सेकंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब दे दी? तो वही 12 अगस्त 1765 में दे दी। 12 अगस्त 1765 में प्रथम संधि हुआ था, और द्वितीय संधि हमने बताया कि 16 अगस्त 1765 में हुआ था। नेक्स्ट, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा, तो इसका देखिए कोई आंसर सही नहीं है। चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार, पेशावर से कोई सही नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? बोलता है कि बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं, बहादुर शाह जफर को ही बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता था, तो सबसे अंतिम था, लेकिन उसके बारे में ये कहावत नहीं था। ये कहावत था, यह कहावत इस प्रकार थी। सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ता पालमा, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल सम्राट सिकुड़ते सिकुड़ते दिल्ली से लाल किला से पालमपुर गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को ऐसे निरस्त कर दिया था। तो इसका सही आंसर होना चाहिए एक अलाउद्दीन आलम शाह है, जो 1443 से 51 तक राज किए थे, जो सैयद वंश के अंतिम राजा के रूप में जाने जाते हैं। उन्हीं के बारे में कहा जाता था, देखो शाह ए आलम का राज दिल्ली से पालमपुर तक। इसलिए इसमें अलाउद्दीन आलम शाह का नाम नहीं है, इसलिए आंसर का क्वेश्चन का आंसर ई हो गया। नेक्स्ट, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो शाह शुजा से। नीचे देख लीजिए आप लोग, लिखा हुआ सबसे लास्ट लाइन के ऊपर कि कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया था मोहम्मद, तो उसी के चलते शाह शुजा रंजीत सिंह से हेल्प मांगा था कि आप मेरे को मेरे राज को लौटा दीजिए, हम आपको कोहिनूर हीरा देंगे। तो इसी दरमियान इन्हें कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो सब जानते हैं कि श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाया था। यहीं पर ये जैकोबिन क्लब की स्थापना किया और उसका सदस्य बना, और फ्रांस के साथ इसका मैत्री प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था। यही सब इसका था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी वो मार्च 1792 में हुई थी। ये तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ, और इसमें जो गवर्नर थे भारत के उस समय कार्नवालिस थे, और उसने बोला था कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है, प्रभावशाली रूप से पंगु बना दिया है, और साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया है, ऐसा कहना था कार्नवालिस का। नेक्स्ट पे आते हैं। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन। और एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग ये जान लीजिए कि ठगी का जो उन्मूलन हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ था, और इन्हीं के समय सती प्रथा धारा 17 के तहत 1829 में पूरी तरह से रोक लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बंगाल में द्वीप शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। लेकिन 1772 आते आते वारेन हेस्टिंग्स ने
इसे समाप्त कर दिया था। ये आपको एक्सप्लेनेशन में आपको रहेगा, अभी मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ आपको। देखिए लिखा हुआ है 1765 क्लाइव के समय आया, और वारेन हेस्टिंगस 72 के समय समाप्त कर दिया। इसी समय बोल रहा है कि वारेन हेस्टिंगस क्या किया है, दोनों उपदीवान जो था, सबसे लास्ट लाइन देखिए, मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। राजा सिताब राय कहाँ के थे उपदीवान, तो बिहार के। नेक्स्ट, द्वैत शासन का जनक किसे माना गया है, तो सब जानते हैं सर लियोनल कार्टिस को बोला जाता है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, तो दोस्तों इसका सही जवाब आप सब जानते हैं कि वो थे लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच चालू की थी, और जो 34 किलोमीटर तक था। अब मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, नहीं तो मैं इसका सेकंड सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, तो इसका सेकंड सीरीज में मैं लाऊंगा, उसमें इसका जवाब मैं दूंगा। दूसरी रेलवे लाइन कब लगी और किस शहर से किस शहर के बीच चली? प्रथम तो सबको मालूम है बंबई से थाने, सेकंड दूसरी रेलवे लाइन के बारे में आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, नहीं तो मैं नेक्स्ट अगली कड़ी में मैं इसका जवाब दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा बकास्त भूमि की वापसी की मांग। इस आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे, एक्सप्लेनेशन में देखिए लिखा हुआ है 1935 में कार्यानंद शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के भारत गवर्नर जनरल कौन था, मतलब 57 को जो क्रांति हुआ उसमें गवर्नर जनरल कौन था, तो सी कैनिंग थे उस समय, जो 56 से 62 के बीच रहे थे। और कैनिंग के बारे में कहा जाता है कि ये अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत के पहला वायसराय थे, पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दिसंबर 1856। बहुत जगह मैंने देखा है कि इसका आंसर जनवरी 1857 भी, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। आप लोग तो एकदम नहीं मारिएगा, खास करके बिहार के एग्जाम में बिहार आपको देगा ऑप्शन में दोनों, लेकिन आपको मारना है दिसंबर 1856 ही। कहता है कि पहला जो था वो पुराना लोहा का बंदूक था, ब्राउन बेस का था बना हुआ, ब्राउन बेस का था, उसी के जगह नवीन एनफील्ड राइफल आया, जिसको बोला जाता था कि चर्बी है उसमें सुअर का भी गाय का, जो हिंदू के लिए भी और मुस्लिम के लिए दोनों के लिए विवाद का कारण बना कि हम नहीं चलाएंगे। और इसका सबसे बड़ा यही ड्रॉबैक रहा कि लोग 1857 क्रांति में उसी बंदूक का सबसे ज्यादा यूज किए जिसके लिए ये युद्ध हुआ कि हमें नहीं लड़ना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो जानते ही हैं बिहार का सिंह, जिन्हें कहा जाता था कुंवर सिंह को द्वारा, तो इन्हें बिहार का सिंह के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुंवर सिंह को इसी युद्ध में 23 अप्रैल को गोली लगा था और 26 अप्रैल को उनका निधन हो गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव, विप्लव मतलब होता है विद्रोह में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो कुंवर सिंह। कुंवर सिंह राजा थे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वो राजा थे कहाँ के, तो जगदीशपुर के। बोलता है कि उनका देहांत 26 अप्रैल 1858 को हो गया था, जिन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही विवादित क्वेश्चन रहा है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए, तो इसका सही आंसर तो आरा होना चाहिए, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, डिस्क्रिप्शन में दिया है कि 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे, जहां कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना माना है, जबकि सही उत्तर आरा होना चाहिए। इसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, लोग केस भी किए, लेकिन
बीपीएससी का जो वकील था वो बोला कि आत्मा से ये पटना से जुड़े हुए हैं, और हमारे माननीय न्यायाधीश साहब भी बोले कि हाँ भाई, मन से कहीं से भी जुड़ सकता है, और उन्होंने भी इसका आंसर पटना ही सही माना, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम है, पढ़े या ना पढ़े जज वकील बन ही जाते हैं, तो नॉलेज तो है नहीं तो क्या करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नाना साहब भी लिए थे कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, और बेगम जीनत महल दिल्ली से ली थी। कहा जाता है कि उस समय जो थे आरा से बाबा वीर कुंवर सिंह ने लिए थे। तो कहता है कि पटना कमिश्नर कौन था उस समय? तो विलियम टेलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857-58 तक केंद्र कौन था? तो डी जगदीशपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीशपुर के राजा के बारे में पूछ रहा है। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। वो भी 80 साल की उम्र में इन्होंने लोहा लिया था अंग्रेजों से, इसलिए इन्हें बिहार का सिंह भी कहा गया था। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो सेम आंसर कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका भी आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। देख रहे हैं 42वीं में, 45वीं में, 66वीं में हर समय क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो वही थे मौलवी अहमदुल्लाह शाह, जो फैजाबाद से लड़े थे, और इन्हें हराया था जनरल रेनाल्ड। तो जनरल रेनाल्ड ने कहा था क्या कि ये अदम साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है, और इसकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 उस समय का इनाम रखा गया था। बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मतलब कहने का मतलब है कि उसमें कौन समकालीन थे इसके? तो वो थे आपको ऑप्शन नंबर सी, गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनियों के अधिकारों के प्रयास ये था, जहाज पर यात्रा करने के सिपाहियों का आदेश ये था, भत्ते की रोकथाम ये भी, अधिकारियों की अक्षमता ये नहीं था। क्योंकि उस समय बोला जाता था ना कि भारतीय हिंदू संस्कृति में कहा जाता है कि समुद्री पार जाने से आपका धर्म भ्रष्ट हो सकता है। इसी कारण बोला जाता है कि उन लोग, ये भी एक कारण था विद्रोह होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? वीवीआई क्वेश्चन है इस तरह का ये भी। तो इसमें कहा जाता है कि इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 और 4। तो 2 में साहूकार आ जाएंगे और 4 में जमींदार। सैनिक था, खेतिहर मजदूर, ये सब भाग लिया ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथवा के महाराजाओं ने उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। यही सही है, बाकी 3 गलत है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा था? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल 5, मतलब मुंगेर जो है वो अप्रभावित रहा था 1857 की क्रांति से। और बोलता है कि सबसे पहले तो रोहिणी से, पता ही होगा आपको, रोहिणी से देवघर के स्टार्ट हुआ था 1857 क्रांति बिहार का। लेकिन अगर सबसे पहले व्यापक रूप से कहाँ विद्रोह हुआ था तो वही पटना से, जो पीर अली थे उनके नेतृत्व में हुआ था, उनको फांसी भी दे दिया गया था। और तिरहुत ऐसा मतलब जगह था, तिरहुत प्रमंडल में भी बहुत सारे आते हैं जिला, तो कहा था वहां पर लोगों को ऐसा फील होने लगा था, लगता था कि अंग्रेज का कोई सरकार ही नहीं है। मतलब इतना व्यापक वहां पर असर था, बहुत ज्यादा। और सबसे कम नगन था मुंगेर में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लखनऊ में कौन नेतृत्व किया था? तो बेगम ऑफ अवध, जो भाग गई थी नेपाल, और नाना साहब भी नेपाल भाग गए थे, हारे थे जब तब।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो इसका सबसे मेन कारण था ऑप्शन नंबर बी, किसी समान योजना का नहीं होना और केंद्रीय संगठन की कमी। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट ये जान लीजिए कि जो योजना बनाया गया था 1857 क्रांति शुरू होने का, उसके बहुत पहले ये शुरू हो गया था। वो योजना बनाने के पहले क्या था कि सबको सशक्त करना है, संगठन करना और ये देखना है कितने भारत के जमींदार राजाओं हमारा साथ देंगे। इसके लिए प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। जो भी रोटी को रख लेता था, कमल को आगे भेज देता था, कहा जाता था कि मतलब वो इसको एक्सेप्ट कर लिया। मतलब कमल रोटी ही था, जो कमल रोटी एक्सेप्ट कर लिया समझ लेना कि वो इस विद्रोह में साथ देगा। लेकिन अभी हो ही रहा था कि इसी बीच मंगल पांडे का हो गया वो सब और स्टार्ट हो गया, और ये अनसक्सेसफुल भी रहा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कथन है, विचार कीजिए। 44 नंबर, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण है बहादुर शाह जफर यानी द्वितीय के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। तो ए क और का सत्य है, लेकिन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 को। इसका एक्सप्लेनेशन वही दिया है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों की किन प्रांतों से चयन किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, गोरखा, सिख और पंजाबी लोगों को सबसे ज्यादा फिर शामिल किया गया था। कहता है कि जो युद्ध हुआ था उसके बाद पील आयोग का गठन हुआ था। उसमें कहा गया कि भारत और यूरोप का जो सेना रखने का था अनुपात, वो 2:1 तय किया गया। बंगाल में भी 2 भारतीयों पर 1 सेना अंग्रेज का रहेगा। और मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में पहले 5:1 था, मतलब 5 भारतीय पर 1 अंग्रेज था, लेकिन पील आयोग के बाद 3:1 कर दिया गया था। ये एक्स्ट्रा फैक्ट था दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक संयंत्र की संज्ञा दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। और ये सैनिक विद्रोह कहा था सर जॉन लॉरेंस और सीले। देखिए नीचे में आपको होगा एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है सर जॉन लॉरेंस और सीले, ये सैनिक विद्रोह कहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सीरीज आप लोग के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कोई भी एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन में संबंधित है? तो पील आयोग मैंने अभी बताया, उसी का डिस्क्राइब किया है नीचे आपको। एक्सप्लेनेशन वही है 1:2 1:3 जो मैंने बताया कि मद्रास बम्बई का 1:3 हो गया। तो देखिए 1:3 कहने का मतलब हो गया कि 1 यूरोपवासी पर 3 भारतीय, 1:2 मतलब 1 यूरोपीय सैनिक पर 2 भारतीय सैनिक। या तो 2:1 कहिएगा तो भारत यूरोप करना पड़ेगा, 1:2 तो यूरोप भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे और उनसे अमान मूल्य पर, मतलब जो मूल्य अमान मूल्य था और जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट ये जान लीजिए कि जो 1859-60 में बंगाल के नदिया जिले से विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ था। और इसका मूल कारण जो पूछेगा क्या था, तो ददनी प्रथा था। और इसका जो बारे में लिखा गया है तो नील दर्पण एक नाटक है जो दीनबंधु मित्र लिखे हैं, वो नील विद्रोह के बारे में चर्चा किए हैं। एक और जान लीजिए एक्स्ट्रा फैक्ट, एक सन्यासी विद्रोह था जो 1760 से 1800 के बीच में हुआ था। और इसके जो नेता थे वो केना सरकार और दिरजी नारायण थे। तो इसे बताने के पीछे यही उद्देश्य है कि ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन करता है कि आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी जो लिखे हैं उसमें किस विद्रोह का वर्णन है। तो अगर पूछ दे कि आनंद मठ जो बंकिम चंद्र लिखे हैं उसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन है, और नील दर्पण जो दीनबंधु मित्र लिखे हैं उसमें नील विद्रोह का, ट्रिक भी आपको मालूम है, नील दर्पण कहे तो नील विद्रोह है उसमें, और सन्यासी विद्रोह अगर कहे तो उसमें आनंद मठ बंकिम चंद्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? वही क्वेश्चन आ गया, दीनबंधु मित्र। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है
और बहुत मजेदार लगेगा आपको इसके जब जवाब जानिएगा तो चलिए आते हैं, हम लोग देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो ये था रैयतवाड़ी प्रथा में। तो जान लीजिए कि रैयतवाड़ी प्रथा जो है सबसे पहले मद्रास के बारहमल जिले से शुरू किया गया था। अभी भी आप देखते होंगे कि कोई भी योजना लाता है, कोई भी मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो सबसे पहले बहुत बड़े लेवल पर शुरू करने के पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करता है, देखता है कि वो वहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसके बाद वो पूरा देश में लागू कर देता है। उसी तरह उस समय रैयतवाड़ी प्रथा मद्रास के बारहमल जिले में शुरू हुआ था और उसके बाद उसे भारत का सबसे ज्यादा भाग कोई कवर करता था। ये व्यवस्था पूरा भारत पे तो नहीं इसे लागू किया गया था, लेकिन भारत का बहुत बड़ा भाग में शामिल था इसमें। तो कहता है कि इसको टॉमस मुनरो ने और अलेक्जेंडर रीड ने इसको तैयार किया था। और जब ये व्यवस्था को, इस प्रथा को लागू किया गया, तो पूछेगा उस समय कौन था, वायसराय या गवर्नर जनरल, तो वो थे लॉर्ड हेस्टिंगस। तो अब आप लोग ए ऑप्शन के बारे में, सी ऑप्शन के बारे में जान लीजिए, जो महलवारी प्रथा है। कहता है कि महलवारी जो प्रथा है वो किसने लाया, मतलब जैसे अभी भी कोई योजना लाता है तो कोई सचिव तैयार करता है ना, उसी तरह उस समय मैकेंजी थे, वो तैयार किए थे, लेकिन उसको लागू किया था विलियम बेंटिंग। ठीक है। एक अस्थाई बंदोबस्त होता है जिसको इस्तवारी प्रथा कहते हैं, इसको तैयार किया था जॉन सॉर, पर आया था कर्नावालिस के समय। और एक होता है भू राजस्व जो 1777 में वारेन हेस्टिंगस के समय आया था। तो देख रहे हैं ये चारों प्रथा कितना इंपॉर्टेंट है, किस कौन लाया और कौन लागू किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार और दोहरा देता हूँ, महलवारी प्रथा जो है वो मैकेंजी के नेतृत्व में बना, उसका सब चीज ढांचा तैयार हुआ, क्या इसके अंदर करना है सब मैकेंजी तैयार किए, लेकिन लागू किया विलियम बेंटिंग। ठीक है। उसे रैयतवाड़ी प्रथा जो है वो थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड ने तैयार किया और मद्रास के बारहमाल जिले में सबसे पहले लागू किया गया और लॉर्ड हेस्टिंगस के समय ये लागू हुआ। थर्ड में अस्थाई बंदोबस्त इस्तवारी प्रथा जो जॉन सॉर ने तैयार किया और कर्नावालिस के समय में ये लागू हुआ। और भू राजस्व पूछेगा तो वारेन हेस्टिंगस 1777। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मॉडर्न हिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मत पूछिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन का आंसर इसी से पूछा जाता है एग्जाम में, खासकर बीपीएससी में, इसलिए इसे बहुत ही अच्छी तरह से करना है और फुल एनालिसिस के साथ करना है। ये वीडियो जरा बड़ा हो सकता है लेकिन आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी, तो ये किए थे ऑप्शन नंबर बी करमसा। और ये कहाँ का था, तो असम का था और यही का पुत्र था टीपू जो इसे आंदोलन को आगे ले गया था। ऑप्शन में हो जाएगा करमसा। एक्सप्लेनेशन में देखिए टीपू का भी नाम है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फराजी कौन था, तो ऑप्शन नंबर ए फराजी लोग जो थे हाजी सैयदुल्ला के अनुयायी थे, जो बंगाल में ये लोग सक्रिय थे और दादू मियाँ जिनके पुत्र थे। ये सब आपको एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, देख लीजिए। दादू मियाँ जो थे वो सैयदुल्ला के पुत्र थे। फराजी लोग कहाँ के थे, बंगाल से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो किया था हाजी सरियातुल्ला। ठीक है। और बाद में इसको कौन ले गया था, इसका पुत्र दादू मियाँ आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें इतना कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट गलत मार के आते हैं। तो आते हैं, कूका आंदोलन का संगठित किया किसने, तो देखिए दोस्तों, अगर पूछ दे कूका आंदोलन के बारे में तो ये पंजाब का था आंदोलन, जो भगत जवाहर मल द्वारा किया गया था। एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए दिया हुआ है, भगत जवाहर मल के द्वारा 1840 में किया गया था पश्चिमी पंजाब में। अब हम लोग इसके से रिलेटेड देखिए, जो कंफ्यूजन होता है कहाँ होता है, जैसे कोल पूछ दे तो कोल कहाँ हुआ था, तो बिहार में। अगर झारखंड भी है ऑप्शन में, बिहार अगर नहीं है तो झारखंड, अगर झारखंड नहीं रहेगा बिहार ही रहेगा, उसमें बिहार झारखंड एक ही था, तो कोल विद्रोह, तो बिहार झारखंड। कोली पूछ दे, कोल के ऊपर क्या लग गया, कोली, तो कोली कहाँ का हो जाएगा, महाराष्ट्र का। जैसे कूली, कूली फिल्म में आप लोग देखे होंगे अमिताभ बच्चन का रोल है, तो कहाँ का दिखाया है, पूरा सीन महाराष्ट्र का दिखाया है, तो इसलिए उससे याद रखिएगा, लिंक अप कीजिएगा। कोल बिहार झारखंड, कोली, कोली सो कूली, मतलब कोली कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में। और कूका बोल दे तो वही पंजाब में, जो भी मैंने बताया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट में, एक आता है कुकी, कुकी आंदोलन, कुकी था मणिपुर और त्रिपुरा में। तो नेक्स्ट पे आते हैं, 1875 के दक्कन के दंगा का तत्कालीन कारण क्या था, तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, महाराष्ट्र में
रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फरके, ऑप्शन नंबर सी। एक और याद आप लोग रख लीजिए, अगर पूछ दे कि रामोसी विद्रोह किसने किया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तर सिंह और नरसिंह पटेकर। ठीक है, रामोसी विद्रोह भी पश्चिमी घाट में हुआ था। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाका में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, मतलब सतारा में हुआ था। सतारा कहाँ पड़ता है? वही महाराष्ट्र में। बघेरा विद्रोह कहाँ का है? तो बघेरा विद्रोह 1818 में हुआ था। जैसे हम लोग 1919 कैसे याद रखते हैं, जलियांवाला बाग कांड के नाम से, तो उसके 100 साल पहले बघेरा विद्रोह हुआ था 1818 में। कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी, बड़ौदा में। अब बड़ौदा में गायकवाड़, गायकवाड़ जो टाइटल है गुजराती लोग का है, तो वहीं के अंग्रेजी सेना के विरुद्ध सब लड़ाई किया था। नेक्स्ट में, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का क्या नाम था? तो हम लोग सब जानते हैं उस जनजाति का नाम था ऑप्शन नंबर बी, खोंड जनजाति। कहता है कि खोंड को खवार भी कहा जाता था, और ये जो जनजाति था वो तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक भी फैला हुआ था। और इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? चक्रा बिसोई किया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार मानव बलि को प्रतिबंध कर दिया था। उसी के गुस्सा में हुआ था ये विद्रोह। ऐसे तो ये सही चीज था, मानव बलि पर रोक लगना ही चाहिए, और मानव बलि पर रोक लगाने का काम किए थे लॉर्ड हॉर्डिंग, और शिशु हत्या पे भी रोक यही लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि इसमें छोटा नागपुर नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था। जैसे कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह सब उसी इलाका में हुआ था, तो इसलिए कोई एक विकल्प इसका सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारोका, जो भागलपुर क्षेत्र के भगनाडीह ताल्लुक से रखता था, और इसको सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने हराया था। तो कह रहेगा कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था कब? तो 1895 में। बोलता है कि मुंडा तो विद्रोह खड़ा कर दिया था 95 में, पर इसको मतलब पूरा तरह से तैयार कब हुआ था विद्रोह के लिए ये सब? तो 1899 से 1900 के बीच में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। और 95 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया, और उसके बाद 99 में ये अंग्रेज से लड़ने लगा। 1900 में इसकी मृत्यु हो गई थी जेल के अंदर हैजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो वही हो जाएगा बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। इसे खुटकुट्टी प्रथा के खिलाफ ये सब युद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र पूछेगा तो क्या था? तो ये रांची रहे तो रांची आंसर, झारखंड रहे तो झारखंड आंसर। और इस सब किसका, देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है कि बिरसा ने सब देवताओं का पूजा को छोड़कर इनका जो अनुयायी बना वो किसका पूजा किया? सिंह बोंगा का, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1899 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो इसका नेता था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये थे झारखंड के पक्ष में। तो एक एक्स्ट्रा फैक्ट याद रख लीजिए कि 15 नवंबर को बिहार से अलग हुआ था झारखंड 2000 में, और इसी दिन को इसलिए माना गया कि इसी दिन बिरसा मुंडा का जयंती मनाई जाती है, जन्म हुआ था। तो कहता है कि उनकी जयंती को मोदी ने अभी हाल ही में किस दिवस के रूप में बनाने का ऐलान किया है? तो जनजाति गौरव दिवस के रूप में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था बुद्धो भगत का जो आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हौज विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 21 के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्थान पे आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? हो और मुंडा जो थे वो बिहार से थे, सिंध भी इसका आंसर है, और बोलता है कि सिंध में भी कुछ जगह पे जनजाति लोग आदिवासी लोग रहते थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्न इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम नहीं किया था इसका विरोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिट्टन ने अपनाया था।
और इसमें लॉर्ड डफरिन का नाम आ रहा है ना, उसी के समय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। और लिट्टन ही जो है वो आपको वर्नाकुलस प्रेस एक्ट लगाया था और इसको हटाने का काम किए थे रिपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ही 1878 का वर्नाकुलस प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो ये रिपन ने रद्द किया। और रिपन को भारत का उद्धारक या फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी कहा जाता है। और समाचार पत्र का मुक्तिदाता पूछ दे तो हो जाएगा चार्ल्स मेंटकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो जमींदारों के साथ। कार्नावालिस के समय लागू हुआ था, जिसमें 10/11 कंपनी को देना रहता था, 1/11 खुद रखता था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो भू राजस्व का निर्णय करना। 1790 में आया था परमानेंट सेटलमेंट, जो अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जाना जाता था, जो कार्नावालिस लाया था। और मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि कार्नावालिस जो अस्थाई बंदोबस्त लाया था वो कौन तैयार किया था? तो जॉन सॉर ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। बंगाल और बिहार की भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था क्या? 1885 में एक अधिनियम आया था जो बिहार और बंगाल का किराएदारी अधिनियम 1885 कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिनका जन्म 1824 में गुजरात में हुआ था, ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनका नाम मूल शंकर था। और कहता है कि इन्होंने 67 में पाखंड पांध की पताका लहराई थी, 75 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, और इस 75 में जो आर्य समाज की स्थापना बंबई में की, इसी का मुख्यालय 77 में लाहौर ले गए। इनका बहुत सारे रचना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो जब लिट्टन ने वर्नाकुलस प्रेस एक्ट लगाया था, इसी से बचने के लिए क्या किया गया था कि बहुत सारे जो प्रेस थे वो अपना भाषा बदल दिए थे। मतलब अगर बंगाली में लोकल भाषा में जो कर रहे थे वो इंग्लिश में कर दिए थे, और जो नहीं किए थे उन पर वो एक्ट लग गया था। मतलब वो अब कोई भी प्रेस नहीं कर सकते थे। तो कहा, तो इसके बारे में कह रहा है अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष ने। कहता है कि मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ने मिलकर कलकत्ता में 1868 में इस पत्रिका का खोला था, और ये बंगाली भाषा में पहले प्रकाशित होता था। तो 78 में जब देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गया, और गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया था। 1889 में इसे एस एन बनर्जी ने ले लिया था। अगर पूछेगा बंगाली किनका पत्रिका, तो आप लोग सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही मारिएगा। ये इसमें डिस्क्राइब कर दे कि पहले ये किसका था, शिशिर कुमार घोष का, बाद में बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी के पास चल गया। हिंदू पेट्रियाट के लेखक पूछ दे तो इसका भी स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने किया था, और बाद में इसको हरिचंद्र मुखर्जी संपादक बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। याद रखिएगा यहाँ गिरीश चंद्र घोष है हिंदू पेट्रियाट के समय, अमृत बाजार पत्रिका में शिशिर कुमार घोष है। दोनों घोष ही है, पर एक शिशिर है एक गिरीश है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ऑप्शन नंबर बी लीडर। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका था जो महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित होता था। लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। अब इसमें आ गया न्यू इंडिया, किसने लिखा था? तो न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था, और यंग इंडिया महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 को, बुद्धिजीवी को, नगरीय उच्च जातियों को, और निर्धन स्वर्धर वर्ग को, उदार रजवाड़ों को नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। बोला जाता है, एक्सप्लेनेशन में देखिए लिखा हुआ है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रीय का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया है। अब क्वेश्चन है कि युगदूत इनको कौन कहा है? तो युगदूत इनको सुभाष चंद्र
बोस ने कहा है। अब मैं आप लोग से एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं कि अगर आधुनिक भारत का जो पिता है उसके जगह अगर लिखा रहे आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता, तो ये किसके बारे में कहा गया है? तो याद रखिएगा, जब आधुनिक भारत के पिता के साथ अगर आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता लग जाए तो ये हो जाएगा विवेकानंद। मतलब ये उपाधि विवेकानंद को दिया गया है, और विवेकानंद को ये उपाधि कौन दी है? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस युगदूत कहे हैं आपको राजा राम मोहन राय के बारे में, और विवेकानंद को बोस कहे हैं आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता, और स्वामी विवेकानंद को नव हिंदू जागरण भी कहा जाता है और तूफानी हिंदू के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय जो थे वो, उनके पास दो घर था बंगाल में। एक घर का जो भी अंदरूनी मतलब अंदर उनके घर का जो भी सजावट था या रहने का तरीका था वो पूर्ण रूप से हिंदू संस्कृति के अनुसार था। एक दूसरा घर था उनका, वहां पर उनका फुल्ली रहने का तरीका एकदम ब्रिटिश जैसा था। मतलब बोला जाता था कि इनका बंगाल के अंदर दो घर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कब हुई थी स्थापना? तो इसका आंसर है 20 अगस्त 1828। इसमें 1828 कहीं नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या क्या था? तो सुनिएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन में भी कुछ कुछ दिया है। कहता है कि पहले जानिए कि ब्रह्म समाज किसका किसका विरोध करता था। तो मूर्ति पूजा का विरोध किया था, ठीक है। तो ये बहुत देववाद का भी विरोध किया था। जो मूर्ति पूजा का विरोध करेगा वो बहुत देववाद का भी विरोध करेगा, वो कर्म कांड का भी विरोध करेगा। कर्म कांड का मतलब ये बोले थे कि पूजा पाठ जरूरी है, ठीक है करो, लेकिन उसको करने के लिए कोई पंडित रहना चाहिए, कोई ब्राह्मण से करवाओ, इसका वो मना किए थे कि हम उसके लिए हम नहीं राजी हैं, उसका विरोध किए थे। फिर तीर्थ यात्रा पे ये विरोध किए, बहुपत्नी रखने पर विरोध किए, सती प्रथा पर विरोध किए, बाल विवाह पे विरोध किया, पुरोहित वर्ग पर विरोध किए। बोले क्यों नहीं, तुम जानते हो मंत्र, तो तुम भी अपना पूजा खुद घर में करवाओ, जरूरी है कि हम पुरोहित वर्ग को बुला के ही करवाएं। तो ये सबसे ये विरोध करते थे। और ये पक्ष किसके किसके थे? तो एकेश्वरवाद के ये पक्ष थे, मतलब ईश्वर एक है ऐसा कहते थे ये, ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे। फिर वेद और उपनिषद पे भी इनका बिलीव था। अब बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। ये क्वेश्चन बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछ दे कि अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे कि नहीं थे, सबको लगेगा नहीं नहीं थे, पर थे। जैसे मैंने बताया कि इनका दो घर था, एक में पूरा हिंदू संस्कृति के अनुसार सब चीज, एक पूरा ब्रिटिश के अनुसार। इसलिए कहते थे कि ठीक है सब चीज होना चाहिए, वेस्टर्न चीज आना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। और ये सब बोलते थे कि वेद और उपनिषद भी रहना चाहिए, ये सब लोगों को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 20 अगस्त 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो ये किया थे विलियम बेंटिंग ने 1829 में, नियम 17 या धारा 17 के अनुसार। वही दास प्रथा बोल दे कि कब हुआ था बैन? तो 1843 में, 1843 धारा 5 के अनुसार एलिनब्रो किया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक प्रश्न आप लोग से पूछना चाहता हूं। एक गीता तत्व है, एक गीता रहस्य है। तो सब जानते हैं ये गीता रहस्य कौन लिखे हैं? बाल गंगाधर तिलक। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि गीता तत्व किसने लिखा। अगर बता दिए तो ठीक, नहीं तो मैं नेक्स्ट सीरीज में आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपको मैं इसका आंसर दूंगा, क्योंकि सब बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है। गीता तत्व, गीता रहस्य, नाम में एक ही जैसा लगता है, लेकिन एक एक वर्ड के अलग होने से इनके लिखने वाले अलग हो जाते हैं। जैसे गीता रहस्य है बाल गंगाधर तिलक। आप लोग को गीता तत्व देखना है, कौन बताता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 86 नंबर पे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्मारंग पांडुरंग। जो आचार्य केशव चंद्र सेन थे ना, उन्हीं से प्रेरणा लेकर ये खोले थे, और रानाडे 69 में जुड़े थे। कहीं कहीं प्रार्थना समाज में ना रानाडे भी लिख देता है। अगर आत्मारंग पांडुरंग नहीं ऑप्शन में तो रानाडे भी आप लोग लगा सकते हैं। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का विरोध किया था एकदम। वन व्यवस्था माना था, लेकिन जाति प्रथा का विरोध किया था। स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि का ही पक्षधर था। विधवा विवाह
का भी पक्षधर था, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के भी पक्ष में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो ये थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि 1893 में शिकागो गए थे, जहां पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण भी दिए थे इन्होंने, और सबसे पहला बार संसार भारत के प्रतिभा को पहचाना था। उसी में अंग्रेजी पत्रकार ने लिखा था कि जब भारत में इतने बड़े आध्यात्मिक के लोग हैं तो अंग्रेज सरकार ब्रिटेन से जो आध्यात्मिक पुरुष भारत को भेजते हैं वो भेजना मूर्खता है, इनके भाषण के बाद लोगों ने कहा था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो हो गए स्वामी विवेकानंद। ठीक है, कहता है कि ये 2 बार धर्म संसद में गए थे। एक बार 1900 ईस्वी पेरिस में हुआ था, तब गए थे, और वहीं पर 1896 में वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क में विवेकानंद ही खोले थे। एक वेदांत सोसाइटी राजा राम मोहन राय भी खोले हैं बंगाल में, लेकिन ये न्यूयॉर्क वाला ही पूछता अधिकतर फेमस है, तो 1896 में विवेकानंद ही खोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है खेतरी के जो महाराज थे उन्हीं के पैसा से ये गए थे वहां धर्म संसद में, और उन्हीं के कहने पे इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा था, और इनके गुरु का नाम तो जानते ही आप सबको क्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो वही दक्षिणेश्वर के स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे इनके गुरु, उन्हीं के शिष्य थे, उन्हीं के नाम पे किया था 1897 ईस्वी में। तो एक क्वेश्चन पूछ देगा रामकृष्ण मिशन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आप लोग को वेदांत दर्शन मारना है। देखिए लास्ट एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन है। अब वेदांत दर्शन क्या कहता है? ये दर्शन कहता है कि अरे भगवान को क्या तुम मंदिर में खोजते हो, भगवान तो हर इंसान के अंदर बसा हुआ है। अगर जो इंसान से आपको काम बन जाए, बिगड़ता काम बना दे, किसी से आपको कुछ लाभ हो जाए, तो वो इंसान आपके लिए क्या है? क्योंकि भगवान ही है। कहता है वेदांत दर्शन कि हर आत्मा के अंदर परमात्मा का वास होता है। अगर आपका हमारे चैनल देखने से, जो हम लोग इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इसे अगर 2-3 नंबर आपका किसी भी एग्जाम में बढ़ गया, तो आपके लिए यही चैनल भगवान हो गया। क्योंकि अधिकतर जो पढ़ने वाले होते हैं, अगर उनका छुट्टा भी है कोई पीटी किसी भी एग्जाम का, कोई भी एग्जाम, तो बहुत कम नंबर से देखिएगा, 1 नंबर या 2 नंबर, क्योंकि वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो वही एग्जामिनेशन हॉल में जो कंफ्यूजन ना हो, इसी कारण हम लोग हर ऑप्शन पर इतना डिटेल एनालिसिस करवाते हैं कि बच्चे वहाँ पर, स्टूडेंट वहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए हमने प्रीवियस अभी बहुत जगह मैंने बताया कि गीता तत्व किसने लिखा, गीता रहस्य किसने लिखा। इसी तरह क्वेश्चन बहुत सारा मैंने किया जो कंफ्यूजन था। न्यू इंडिया, यंग इंडिया, न्यू इंडिया जैसे एनी बेसेंट लिखी, यंग इंडिया महात्मा गांधी। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित की गई थी आर्य समाज 1875 में, लाहौर में 1877 में ये चल गया था। ये भी यही सब बोले हैं, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र, मन, झूठे कर्म कांड को स्वीकार नहीं किए हैं। यह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान माने हैं, उपनिषद, तबे तो ये बोले थे वेदों की ओर चलो, दयानंद सरस्वती का ही बोलना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दयानंद सरस्वती जो थे ना, वो बोलते थे कि वेद की ओर चलो, मतलब कि आप लोग कितना भी आधुनिकरण क्यों ना कर लो, पर लेकिन अपना मूल संस्कृति से हमेशा जुड़े हुए रहो। इसी के जो एक शिष्य थे उनका नाम था श्रद्धानंद। जब इनकी मृत्यु हो गई तो 2 विभाग बट गए। एक कहा कि हम स्कूल खोलेंगे हिंदी मीडियम प्योर संस्कृति हिंदू संस्कृति, एक ने कहा नहीं इंग्लिश मीडियम प्योर इंग्लिश मीडियम। तो इसी में श्रद्धानंद जो थे वो हिंदी मीडियम का स्कूल खोले थे गुरुकुल नाम से 1902 में। ठीक है, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा के जो समर्थक थे लाला लाजपत राय, हंसराज, इन्होंने दयानंद एंग्लो कॉलेज खोल दिया था। इसी में दोनों में मतभेद हो गया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने किया? तो ज्योतिबा फूले ने किया। कहा था कि सत्य शोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया था। एक माली के घर में इनका जन्म हुआ था, और ये गैर ब्राह्मण आंदोलन के संचालक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 72 में लिखी थी, और इन्होंने निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? सेम आंसर, ज्योतिबा फूले। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए मैडम H.P. ब्लास्टोस्की, जो रूसी महिला थी।
और की स्थापना एक रूसी महिला ने किया था और एक अमेरिकी सैनिक थे जिसका नाम था कर्नल ऑलकॉट और विलियम क्वान जज। इसका नाम कोई नहीं जानता है, ये भी याद रखिएगा। मैडम ब्लावस्टकी तो सब जान जाता है, कर्नल ऑलकॉट भी मारा था, लेकिन विलियम क्वान जज भी थे। 1875 में न्यूयॉर्क में सबसे पहले खुला था। बाद में इसका मुख्यालय को 1882 में मद्रास के अडयार नामक स्थान पर ले आया गया और बाद में इसी की सदस्य बनी थी कौन, एनी बेसेंट, और लास्ट में इसकी अध्यक्ष भी रही थी वो। तो चलिए हम लोग आगे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आ गया श्रीमती एनी बेसेंट, आयरलैंड की वासी थी। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अगर कोई भारतीय पूछ दे कि भारतीय को कब कोई महिला अध्यक्ष बनी, तो वो हो जाएंगी सरोजनी नायडू, कानपुर अधिवेशन 1925 में। भारत में नारीवादी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, तो ज्योतिबा फूले के, क्योंकि महिला और दलितों के बारे में ही काम किए थे। और 1848 में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला गया था, जो भारत का बोला जाता है कि प्रथम स्कूल था, जो भारत का प्रथम स्कूल था और 48 में खोला गया था। और आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रामाबाई रानाडे रही हैं। आधुनिक भारत में देखिए क्वेश्चन, आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रामाबाई रानाडे रही हैं। कहता कि महागोविंद रानाडे की पत्नी थी रमाबाई, जो सेवा सदन नामक संस्थान की स्थापना की थी। क्योंकि कहता है इसमें कि यदि विकल्प ए में रमाबाई नाम होता तो यह उत्तर होता, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने सही उत्तर नहीं माना है और तारांकित कर दिया है, इसमें ज्योतिबा फूले माना है, क्योंकि रमाबाई नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मस्जिद सभा किस बोलता है कि इन लोग जो संगठन है इसको कौन कौन खोला था, देख लेते हैं। प्रार्थना समाज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर इसका। प्रार्थना समाज कौन खोला है, तो आत्मारंग पांडुरंग। यंग इंडिया किसका है, मोहनदास करमचंद गांधी। लोक हितवादी किसे कहा जाता था, गोपाल हरि देशमुख को। और सत्यशोधक समाज क्या थे, ज्योतिबा फूले। और रहनुमाई मज देवसन सभा था नरोजी फुरदोंजी का। तो गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा था, लोकहितवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था, जो 1919 में किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए, बाबा रामचंद्र के द्वारा चलाया गया था नाई धोबी बंद प्रतापगढ़ जिला में। और बाबा रामचंद्र ऐसे महाराष्ट्र के थे, ब्राह्मण परिवार से, लेकिन इनका कर्म क्षेत्र जो रहा था वो यूपी ही रहा था। नेक्स्ट, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये 1900 ईस्वी में हुआ। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो एका आंदोलन का उद्देश्य जो था वो था लगान का नगद में परिवर्तन। और इसका आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था, मदारी पासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद का संबंध कहाँ से था, तो ये थे बिहार के किसान आंदोलन के साथ। ऐसे इनका मूल निवास यूपी था, यूपी में जन्म लिए थे, इनका कर्म क्षेत्र रहा था बिहार। इन्हें किसान का प्राण भी कहा जाता था, देख लीजिए सबसे लास्ट में एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि इन्हें किसान प्राण कहा जाता था। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर सी, बिहार में किसान आंदोलन से। 102 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, तो राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि इसमें ऑप्शन में नहीं है स्वामी सहजानंद, क्योंकि इसलिए इनको बोलता है कि ये भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। और ये 1946 में खाद्य एवं कृषि मंत्री भी रहे थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ मतलब घेरे की नीति कौन लाया था, तो कहता है ये लाने वाले थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स इसे लाए थे। और वारेन हेस्टिंग्स ही ऐसे थे गवर्नर जनरल जो बर्क ने जिन पर महाभियोग दायर किया था। और वारेन हेस्टिंग्स के बाद में एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी जान लीजिए, अगर पूछ दे सबसे अधिक कार्यकाल तक, सबसे लंबे समय तक बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना, तो ये वारेन हेस्टिंग्स होंगे। क्या पूछ देगा क्वेश्चन में, अगर सबसे अधिक कार्यकाल किनका रहा या सबसे लंबे समय तक कौन रहे, किस पद पर, बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल रहेगा क्वेश्चन में, सिर्फ गवर्नर जनरल नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल, तो हो जाएंगे वारेन
हेस्टिंगस। उसी तरह अगर पूछ दे आपको कि सबसे अधिक समय तक या सबसे लंबा कार्यकाल भारत का गवर्नर जनरल में किसका रहा, तो ये डलहौजी का रहा। अगर पूछ दे सबसे अधिक कार्यकाल किनका रहा या लंबे समय तक कार्यकाल किनका रहा है भारत का वायसराय के रूप में, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, नहीं तो हम अपने नेक्स्ट सीरीज जब आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है करवाने को, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 आएंगे लेकर, तो उसमें मैं इसका आंसर का जवाब दूंगा कि सबसे अधिक कार्यकाल लंबे समय तक भारत का वायसराय के रूप में किनका रहा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया, तो ये थे वारेन हेस्टिंगस। इन्हें न्यायिक सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। भू राजस्व प्रथा लाए थे 1777 में, और इसकी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी 1774 में किए थे, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था। और बोला जाता है कि वारेन हेस्टिंगस ही बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था, जो रॉबर्ट क्लाइव लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था, तो ये थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगर पूछ दे सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कौन सरदार था, मराठा सरदार कौन था, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। और लॉर्ड वेलेस्ली को ही बंगाल का टाइगर भी कहा जाता है, इसी उपनाम से इसे सुशोभित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महारानी विक्टोरिया की भारत की सामग्री कब नियुक्त हुई थी, तो ये हुई थी 1877 में। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। लिखा हुआ है कि ब्रिटिश संसद में एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया गया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। कब ये हुआ था, तो लॉर्ड लिट्टन के समय हुआ था। 1 जनवरी 1877 में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। इसमें बोलता है उस समय जो दक्कन था, दक्षिण भारत था, वहां भीषण अकाल पड़ा था, और उस समय इतना आडंबर, इतना करोड़ रुपया व्यय कर देना, जब लोग भूख से मर रहे थे, उसी पर आरजी प्रधान ने कहा था कि इस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना से जनता में फैल गई है। कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से कर दी जब नीरो बंसी बजा रहा था, रोम जल रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी बना था, और इसमें कौन कौन शामिल थे स्थापनाकर्ता में, तो फिरोज शाह मेहता भी थे, केती तलंग भी थे, और तैयब जी भी थे। तो इसमें ए, बी और डी तीनों आंसर हो जाएगा, तो इसलिए ई हो जाएगा। तो इसको याद कैसे रखना है, तो याद रखने के लिए हम लोग बोलते हैं ना, क्या रे फकेत में ही रे, मतलब फकैत, फकैत याद रखना है। फ से फिरोज शाह मेहता, के से हो जाएगा केती तैलंग, और तय से हो जाएगा तैयब जी, त से, तो फकैत। इसको हम लोग को याद रखना है फकैत के रूप में, फकैत। तो फ से हो गया फिरोज शाह मेहता, कै से हो गया केती तलंग, ती से हो गया तैयब जी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत संघ, जिसको इंडियन एसोसिएशन कहा जाता है, के संस्थापक कौन थे, तो देखिए स्थापनाकर्ता में दोनों का नाम आता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। और इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था, आपका है एक्सप्लेनेशन में देखिए। और इसको न बोलता है कि कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था थी, ठीक है। और ये लोग जो संस्था थी, जमींदारी वर्ग के स्थान पर मध्यम वर्ग का प्रधानता दिया था। तब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इसलिए लगा देता है क्योंकि इसका स्थापना कलकत्ता में ही हुआ था। अगर इंडियन एसोसिएशन भी फिर सिर्फ देगा तो वो भी सही आंसर, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता देगा वो भी सही आंसर। इंडियन एसोसिएशन को कहीं कहीं भारत संघ भी हिंदी में लिख देता है, तो वो भी सही होगा। ये नहीं सोचिएगा कि भारत संघ लिख दिया तो क्या हो गया, इंडिया का मतलब भारत, एसोसिएशन मतलब संघ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1874 में। ये सबसे पहले इनकी नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में की गई थी, और वही 74 में इन्हें हटा दिया गया था। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट एक और जान लीजिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी से पहले सत्येंद्र नाथ टैगोर हुए थे, वो सबसे पहले आईएएस अधिकारी बने थे, और वो फुल टाइम आईएएस अधिकारी रहे थे।
और वो सेवानिवृत्त हुए थे और इन्हें हटा दिया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। एक हमारे थे सुभाष चंद्र बोस, वो जिद में आईएएस निकाले और अपना जब निकल गया रिजल्ट को बस ब्रिटिश अधिकारी के सामने जूता से रगड़ दिए, फाड़ के फेंक दिए कि हमको तुम्हारा नौकरी करने का कोई जरूरत नहीं है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आफ्टर इंडिपेंडेंट फर्स्ट आईएएस ऑफ इंडिया, मतलब फर्स्ट आईएएस कौन था आफ्टर इंडिपेंडेंट? वो भी एक महिला थी। आपको बताना कमेंट सेक्शन में, नहीं तो फिर तो हम हैं ही अगला सीरीज में बताने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसमें मतभेद है, कोई कहता राजा राम मोहन राय है, कोई कहता सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। बिपिन चंद्र पाल का कहना है कि राजनीतिक स्वतंत्र मतलब राजनीतिक सुधारों को लेकर सबसे पहले विद्रोह जो किए थे वो थे राजा राम मोहन राय, लेकिन कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को ही मानते हैं क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले राजनीतिक सुधार का मांग किया था, विरोध किया था, इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 1884 में की गई थी। और इसमें कौन कौन थे? राघवाचारी थे, सुब्रमण्यम थे, आनंद चार्लू थे। तो इसको याद रखने का ट्रिक है, राघवाचारी को आर याद रखिए, पी आनंद चार्लू को पी से याद रखिए और जी सुब्रमण्यम में एस याद रखिए, तो आरपीएस हो गया। राघवाचारी, पी आनंद चार्लू और सुब्रमण्यम, आरपीएस ऐसे हो जाएगा क्योंकि आर से राघवाचारी हो गया, लास्ट वाला पी है तो पी पहले रख लेना है, तो आर पी और एस सुब्रमण्यम का एस, तो आरपीएस हो गया इसका। तो चलिए नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो 72 प्रतिनिधि। सब जानते हैं सबसे पहले पुणे में होने वाला था लेकिन वहाँ हैजा फैल गया था, इसलिए इसको स्थानांतरित कर दिया गया बम्बई में, गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में लिखा हुआ है इसमें। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें अध्यक्षता किया व्योम चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं समझ जाइएगा, ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी है। और प्रथम महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। तो ए.ओ. ह्यूम के बारे में क्वेश्चन बनता है, क्या थे? तो एक असैनिक सेवक थे। और इसका एक्स्ट्रा फैक्ट ये जान लीजिए कि इसमें फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं इसमें शामिल हो पाए थे, वो दूसरा में शामिल हुए थे। और बोलेगा कि सबसे ज्यादा प्रतिनिधि, ठीक है, पूछ दे कि सबसे ज्यादा प्रतिनिधि कहाँ शामिल हुआ था, तो बम्बई से। तो देख लीजिए बम्बई से 38 प्रतिनिधि शामिल हुआ था, फिर 21 प्रतिनिधि मद्रास से शामिल हुआ था, 3 सदस्य बंगाल से था और 7 सदस्य उत्तर प्रदेश से था और अवध से 3 था, टोटल मिला के 72। तो अगर पूछ दे कि बिहार से के गो था, तो ये नहीं बोलेगा कि बंगाल से 3 गो है तो बंगाल तो बिहार के अंदर ही था उस समय, तो 3 मार देना, नहीं, गलत हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछता है कि क्वेश्चन अगर पूछेगा कि बिहार से के गो शामिल हुए थे तो 0 ही लगाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में, उस समय कौन थे? डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। कहता है कि 84 में ए.ओ. ह्यूम था ना जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम पहले रखा था भारतीय राष्ट्रीय संघ, फिर नौरोजी के कहने पर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया 85 में, और यही सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने ऊपर बताया ही है आपको। एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये जान लीजिए, अगर पूछ दे कि कितने बिहारी हैं जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर चुके हैं, तो 2 बिहारी, एक हसन इमाम, एक राजेंद्र प्रसाद। तो हसन इमाम बम्बई अधिवेशन 1918 में अध्यक्षता किए, फिर 49वां अधिवेशन बम्बई में ही हुआ था राजेंद्र प्रसाद के अधिवेशन को अध्यक्षता में। फिर 1939 में त्रिपुरी एमपी का जो हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का कन्फ्लिक्ट हुआ था गांधी जी से और वो हट गए थे, उसके बाद भी राजेंद्र प्रसाद किए थे। और 47 में जब आज़ादी होने वाला था देश, उस समय एक विशेष अधिवेशन भी सबका होता था, तो वहां भी राजेंद्र प्रसाद किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक कौन थे? एक असैनिक सेवक थे, भी हमने बताया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसी अधिवेशन में
सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो इंडियन एसोसिएशन था उसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया था। और दादा भाई नौरोजी के बारे में फैक्ट जान लीजिए कि 1886 में कलकत्ता में किए थे अधिवेशन, फिर वो 93 में लाहौर में किए और 1906 में कलकत्ता में किए। 2 बार कलकत्ता में किए थे, 1 बार किए थे ये लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो देखिए कहीं कहीं ना 41वीं लिखेगा, कहीं कहीं 39वीं लिखेगा, कितना जगह विशेष अधिवेशन को हटा देता है, कोई जोड़ देता है, लेकिन विशेष अधिवेशन नहीं जुड़ता है। तो इस तरह देखा जाएगा तो 1924 का 40वां अधिवेशन था जो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, अगर पूछ दे कि गांधी जी सबसे पहले एज ए मेंबर किस अधिवेशन में भाग लिए थे, तो 1901 का 17वां अधिवेशन था कलकत्ता में, जिसमें दिनेश इवाचा नाम के व्यक्ति अध्यक्षता किए थे। उसी समय गांधी जी जब लौटे थे अफ्रीका से, कुछ समय के लिए ही आए थे, तो वहां पे चल रहा था कांग्रेस का अधिवेशन, तो वो शामिल हुए थे उसमें। तो दोस्तों इसी के साथ 120 क्वेश्चन पूरा होता है और ये सीरीज आपको 2 भागों में मिलेगी। एक और भाग आएगा, इसके बाद एक और भाग आएगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि इसमें अगर स्किप कर दीजिएगा तो हमें लगता है कि बहुत बड़े मिस्टेक कर देंगे आप लोग। तो अगला सीरीज हम लोग इसका नेक्स्ट डे देखेंगे और उसमें बाकी क्वेश्चन बचे हुए करेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगला नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।